Hi kids, hello everyone, and I hope you all are doing really well. So I am Devyani. As we were continuing with our session on the body fluids and circulation, right? Starting में हमने सारा basics के बारे में जाना, heart की anatomy के बारे में जाना था. So now we are going to talk about the cardiac cycle, which is a very interesting topic, and we are just quickly going to do it along with the NCERT, and you are able to understand it clearly. So let me just share my screen with you, and we are good to go. Yeah. So before starting our session, let's just remember and think. ठीक है, अपने आप को ये बात हम याद दिलाते हैं that you become what you believe. So आप जैसा भी अपने बारे में सोचोगे ना, आप वैसे ही बनोगे. Even though you must have doing been hard work आप कर रहे हो बहुत टाइम से, मे बी आपको रिजल्ट ना भी मिला हो, कईयों को मिल भी गया हो, so very good. अगर आपको तब भी रिजल्ट नहीं मिला है, keep on working yourself, right? इफ यू बिलीव कि नहीं मैं मेहनत करूंगा या मेहनत करूंगी तो मुझे उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा ही मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा. बेटा देखो, हार्डवर्क का कोई सब्सटीट्यूट नहीं होता है, राइट? सो इट इज नॉट गोइंग टू लीव यू जस्ट ऐसे ही. आपको उसका रिजल्ट मिलना ही है. सो बी कॉन्फिडेंट, बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू विल अचीव सक्सेस. सिमिलरली, लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द टॉपिक नाउ, राइट? ओके. जब भी हम कार्डियक साइकिल के बारे में बात करते हैं, ठीक है, कार्डियक साइकिल मतलब क्या है उस चीज का, कि कितनी रिपीटिशन हो रही है, कितनी रिपीटिशन हो रही है एक पर्टिकुलर टाइप के प्रोसेस की 1 मिनट के अंदर या एक साइकिल की. आप देखो, इट इज अ साइक्लिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस हार्ट इवेंट्स. उन्हीं हार्ट इवेंट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं. तो एक बीट में, राइट, एक बीट के अंदर एक हार्ट बीट जब आपकी होती है, उस टाइम पे हार्ट कितना कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कितना वो रिलैक्स कर रहा है, उस पूरे कॉम्पोजिशन को, उस पूरे प्रोसेस को मिला के हम एक हार्ट बीट बोल देते हैं. जिसको इवेंचुअली एक हार्ट बीट के अंदर उसने कितना कॉन्ट्रैक्ट किया, उसने कितना रिलैक्स किया, वो उसकी कार्डियक साइकिल कहलाई जाती है. तो दो डेफिनेशन यहाँ मैंने मेंशन की हैं, आप कोई भी इसको देख के समझ सकते हो. आपको समझना जरूरी है, आपको रटना नहीं है. चीजें समझ में जब आ जाएंगी तो आपको ऑटोमेटिकली चीजें याद ही हो जाएंगी. विद इंटरेस्ट आपको वो चीजें याद ही रह जाएंगी, राइट? सो बेसिकली आपको पता है कि हमारा हार्ट 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है. ये हमने लास्ट क्लास में भी किया था, राइट? तो 72 टाइम बीट करने का क्या मतलब है कि 1 मिनट के अंदर जो कार्डियक साइकिल्स हैं वो कितनी हो रही है, वो 72 कार्डियक साइकिल्स हो रही है, राइट? नाउ इफ यू सी हियर, लेट्स टेक योर एनसीईआरटी आल्सो अलोंग विद द थिंग. अब एनसीईआरटी जब हम बात कर रहे हैं, हाउ डज द हार्ट फंक्शन, एनसीईआरटी कहती है स्टार्टिंग में ही कि हाउ डज द हार्ट फंक्शन. तो हार्ट की जो सारी फंक्शनिंग हो रही है ना, वो एक्चुअली एक कार्डियक साइकिल के अंदर से हमें सब समझ में आ जाता है कि वो क्या कर रहा है एक हार्ट बीट के अंदर, आई वुड से. तो जितने भी चारों चैम्बर्स हैं आपके हार्ट के, वो रिलैक्स स्टेट में होते हैं, ठीक है. उसको हम बोल देते हैं जॉइंट डायस्टोल. इस सब की डिटेल के बारे में हम अभी आएंगे. सो बिफोर मूविंग ऑन टू एनसीईआरटी, लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड फ्रॉम द बेसिक्स. जैसे मान लो यहाँ पे देखो मैंने बना ही रखा है. सो 4 बॉक्सेस वाला ये हार्ट हम बना लेते हैं. लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल. तो जो आपका राइट है आप उससे लेफ्ट बनाओगे, लेफ्ट से अपना राइट बनाओगे, तो कंफ्यूज नहीं कर. मेनली जो कार्डियक साइकिल होती है आपकी बेटा, वो 3 फेजेस में कंप्लीट हो जाती है. वेरी सिंपल, ठीक है. और जो आपका ओवरऑल कार्डियक साइकिल का टाइमिंग है, दैट इज 0.8 सेकेंड. ये कहाँ से आया? अब आप पूछ सकते हो मैम ये कहाँ से आया, आपको कैसे पता? सिंपल सा लॉजिक है. आपको पता है कि हमने बोला 1 मिनट में 72 बीट्स हो रही है. 1 मिनट में लाइक कितने हो गए? 60 सेकेंड्स. और उसको डिवाइड कर लो आप 72 से, सो यू विल गेट टू हैव 0.8 सेकेंड अप्रॉक्स. आपको ये वैल्यूज की मिल जाती है ना. 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो हमने उससे इसको कैलकुलेट कर लिया. अब देखो, कार्डियक साइकिल को पहली बार अगर आप डायरेक्ट एनसीईआरटी से पढ़ोगे, आपको समझने में थोड़ा सा इशू हो सकता है, ठीक है. सो हम इसको डायरेक्टली एक पाई चार्ट या फिर एक ग्राफ के थ्रू समझ रहे हैं. अगर आप ध्यान से देखो इस सर्कल को, विच इज दिस वन, इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, 1 2 3, राइट. सबसे पहले आप देखो यहाँ पे एक हमने मेंशन किया हुआ है, दैट इज 0.1 सेकेंड. एस यहाँ पे सेकेंड रिप्रेजेंट कर रहा है. 0.3 सेकेंड एंड 0.4 सेकेंड. इसको और मैं शॉर्ट में और डिटेल में आपको बताऊंगी. सबसे पहला एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि जो कार्डियक साइकिल होती है आपकी, वो 3 फेजेस में कवर होती है, ठीक है. उसको 3 फेजेस लगते हैं पूरा एक अपनी कार्डियक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए. एंड फॉर दैट इट टेक्स 0.8 सेकेंड. 0.8 सेकेंड के अंदर 3 फेजेस चलेंगे, जिसमें पूरी कार्डियक साइकिल हमारी क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है. बिफोर दैट लेट्स अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट टर्म्स, जो कि आपको पहले से पता है, बट लेट्स जस्ट रिवाइज इट. एक होता है सिस्टोल, एक होता है डायस्टोल. जब वेसल्स में हम बोलेंगे कि सिस्टोल आ रहा है, दैट मीन्स वो कंट्रैक्शन हो रही है, ठीक है. जब कंट्रैक्शन होती है तो हार्ट का फ्लो, ब्लड का फ्लो जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं. कैपिलरी वेसल्स, वेन्स, आर्टरी सब कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो हार्ट का ब्लड का फ्लो हमारा बढ़ जाएगा, राइट. बार बार मैम हार्ट का फ्लो बोल रही है, ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा.
फिर डायस्टोल जब होता है, जब व्हेन डायस्टोल इज हैपनिंग व्हाट इज देयर, जब डायस्टोल हो रहा है तो रिलैक्सेशन हो रही है, यानी कि वेसल्स डायलेटेड है। यहाँ पे ऐसे ध्यान रखोगे आप कि जब हम डायस्टोल बोल रहे हैं तो यहाँ पे मेरी वेसल्स जो हैं वो डायलेटेड हैं, और जब हम बोल रहे हैं कि सिस्टोल है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि जो मेरी वेसल्स हैं वो मेरी कैसी हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टेड है। इससे होता क्या है, जो हमारा ब्लड का प्रेशर है वो बढ़ता है, ब्लड का प्रेशर बढ़ता है यानी कि इंक्रीज होता है। और जब डायलेशन होती है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि जो ब्लड का प्रेशर है वो घटता है, वो घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, सिंपल। नाउ बिफोर मूविंग हेयर, अब आप ध्यान से देखो, पहला जो टर्म आता है बहुत आराम से करेंगे, एक एक चीज समझ के करेंगे, ठीक है, की नोट्स भी बना लेंगे साथ साथ में। आर्ट्रियल सिस्टोल की अगर मैं बात करूं, आर्ट्रियल सिस्टोल, जब मैं सिस्टोल बोल रही हूँ मतलब मैं कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रही हूँ। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन। इसको हम और क्या बोल सकते हैं, आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगी, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखिए ध्यान से, मैम ने पहले से लिख के रखा है, साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द एट्रिया। बोथ एट्रिया का मतलब लेफ्ट एट्रिया भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, राइट एट्रिया भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब खुद सोचो, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो सारा ब्लड ट्रैवल करेगा कहाँ पे, वेंट्रिकल्स के पास। किसके थ्रू जाएगा, किसके थ्रू जाएगा, अगर एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करना है तो ब्लड कहीं तो ट्रैवल करेगा ना, तो ब्लड कहाँ ट्रैवल करेगा, वेंट्रिकल्स में ट्रैवल करेगा। वेंट्रिकल्स में ट्रैवल करने के लिए उसको एक रास्ता चाहिए, वो रास्ता मेरा क्या होता है, वो होती है मेरी एवी वैल्व्स, एट्रियोवेंट्रिकुलर वैल्व्स। ठीक है, आप ये पढ़कर आ रखी हो पहले भी, हमारे पास बाइकस्पिड वैल्व्स होती हैं और ट्राइकस्पिड वैल्व्स होती हैं, राइट। तो ब्लड इज पम्प्ड टू दी वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स में चला गया, और वहां पे उस टाइम पे क्या ओपन रहना चाहिए, अगर मुझे वेंट्रिकल्स में ब्लड को फ्लो करवाना है एट्रिया से, तो क्या ओपन होना चाहिए, आपकी एवी वैल्व्स ओपन होनी चाहिए, जिसको हम एट्रियोवेंट्रिकुलर वैल्व्स बोलते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर वैल्व्स बोलते हैं। अब ये जो मेरी वैल्व्स होती हैं, ये दो तरीके की होती हैं, है ना, बाइकस्पिड होती हैं और ट्राइकस्पिड होती है, राइट, जस्ट अ क्विक रिवीजन। देन इसके बाद क्या आएगा, एक चीज और हमें ध्यान में रखनी है कि जब आपकी एट्रियल सिस्टोल हो रहा है, यानी कि जब आपका एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ब्लड जो है आपका फ्लो करके वेंट्रिकल्स के पास जा रहा है, उस टाइम पे एवी वैल्व्स ओपन होनी चाहिए। बट कुछ ऐसी वेन्स हैं जो हमारी उस टाइम पे क्लोज होनी चाहिए। क्लोज क्यों होनी चाहिए, अब मान लो आपका ब्लड कॉन्ट्रैक्ट करके, आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड नीचे जा रहा है, ब्लड फ्लो पीछे भी तो हो सकता है ना, बैकवर्ड फ्लो भी जा सकता है ब्लड, तो बैकवर्ड फ्लो ना जाए इसलिए जो हमारी मेन वेन्स होती हैं, तीन हमारी मेन वेन्स होती हैं, आपकी सुपीरियर वेना कावा होती है, आपकी इंफीरियर वेना कावा होती है और आपकी कोरोनरी साइनसेस होते हैं। तो जो तीनों मेन वेन्स होती हैं, इनके रूट्स का बंद होना बहुत जरूरी है। अगर एवी वैल्व्स खुले हुए हैं तो ये जो रूट्स, ये जो आप अपनी देख रहे हो, ग्रेट वेन्स देख रहे हो, विच इज सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा एंड कोरोनरी साइनस, ये जो होने चाहिए हमारे, दे शुड बी क्लोज्ड। ठीक है, इनकी जो रूट एंडिंग्स होनी चाहिए वो बंद होनी चाहिए, अगर ये बंद नहीं होंगी तो ब्लड तो ब्लैक फ्लो कर जाएगा, और वो हमें प्रिवेंट करना है। तो ब्लड के ब्लैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए वी नीड टू हैव दीज रूट्स ऑफ द ग्रेट वेन्स टू बी क्लोज्ड, उनका क्लोज होना बहुत जरूरी है। तो सिंपल सा अभी तक हमने क्या किया कि हमें पता है कि चार चैम्बर्स होते हैं हार्ट के, है ना, चार चैम्बर्स होते हैं हार्ट के, जिसके अंदर हमने क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। तो अभी जो ब्लड है वो लेफ्ट, मतलब लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है, राइट से राइट वेंट्रिकल में जा रहा है। उस दौरान पे जो ये वैल्व्स यहाँ पे हमारी प्रेजेंट होती हैं, ये हमारी क्या होनी चाहिए, ओपन होनी चाहिए, और जो रूट्स ऑफ द बिगर वेन्स हैं वो हमारी बंद होनी चाहिए, ताकि हमारा जो ब्लड है वो ब्लैक फ्लो ना करे। अब क्योंकि एट्रिया यहाँ पे शॉर्ट में हम लिखते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एट्रिया बेटा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये सिस्टोल कर रहा है, मतलब कि एट्रिया का डीपोलराइजेशन विच हैपेंस ओनली फॉर 0.1 सेकंड। सोचो आप इतने कम टाइम के अंदर ये सारी चीजें हो जा रही है, सिर्फ 0.1 सेकंड में एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, ब्लड फ्लो को नीचे वेंट्रिकल्स में पहुंचाता है। ठीक है, अब आती है बारी वेंट्रिकुलर सिस्टोल्स की। नाउ एट्रिया तो कॉन्ट्रैक्ट कर गया, ब्लड वेंट्रिकल्स में चला गया, अब क्या होगा, अब होगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और इवेंचुअली ब्लड विल फ्लो टू दी देयर रिस्पेक्टिव लोकेशंस, है ना। तो अब एवी वैल्व्स का यहाँ पे बंद होना जरूरी है, अगर वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करना है, अगर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कोई भी चीज जब कॉन्ट्रैक्ट करते कुछ रिलीज आउट होता है ना उससे बाहर, तो वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड तो वापस एट्रियम में भी जा सकता है, ब्लड वापस एट्रियम में भी जा सकता है। तो ब्लड वापस एट्रियम में ना जाए उसके लिए एवी वैल्व्स का बंद होना जरूरी होता है, तो एट्रियोवेंट्रिकुलर वैल्व्स हमारी बंद होनी चाहिए। जब आपकी वैल्व्स बंद करती हैं तब वो साउंड प्रोड्यूस करती हैं, जब आपकी वैल्व्स ओपन होती हैं तब वो कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करती हैं, राइट। सो एवी वैल्व्स प्रोड्यूस द साउंड ऑफ लब व्हेन दे क्लोज,
in order to allow the flow of blood from the atria in order to allow the blood to be contracted in the ventricles, ताकि जो ब्लड है वो बैकफ्लो ना कर जाए एट्रिया के। ठीक है, तो आपने ध्यान में रखना है कि जो भी आप साउंड देखते हो जो प्रोड्यूस हो रहे हैं हार्ट में, दैट आर बिकॉज ऑफ द क्लोजर ऑफ द वैल्व्स, या तो वो एवी वैल्व्स के क्लोजर होने से निकलता है या वो सेमिलुनर वैल्व्स के क्लोजर होने से प्रोड्यूस होता है। तो अगर वो एवी वैल्व्स के क्लोज होने पे जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज नोन एज लब, व्हिच इज द क्लोजर ऑफ एवी वैल्व्स। नाउ इंपॉर्टेंट टर्म लब जो है, यहाँ पे ध्यान रखने का तरीका, अब एल से एल आप याद कर रख सकते हो, है ना। लब का जो ड्यूरेशन होता है वो लंबा होता है, ये लो पिच का होता है और ये लाउडर साउंड होता है, मतलब कंपैरेटिवली टू द डब साउंड ये लंबा होता है, लो पिच का होता है और लाउड भी होता है, आपको सुनाई देता है इजीली स्टेथोस्कोप की हेल्प से। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्शन किया, वहां से ब्लड कहाँ जाएगा, आयोटा में जाएगा, आयोटा से ब्लड कहाँ जाएगा, बॉडी पार्ट में चला जाएगा। जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी से वो लंग्स में जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी कौन सा ब्लड कैरी करते हैं, पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, राइट, ऑक्सीजनेटेड नहीं करती है, वो पल्मोनरी वेन्स करती है। चलिए नाउ अब इस टाइम पे क्या होता है कि दोनों ही एवी वैल्व्स और सेमिलुनर वैल्व्स आपकी बंद है, राइट। सो देयर इज अ प्रेशर, देयर इज अ टाइम, एक ऐसा समय आता है जब जो हम आपकी एवी वैल्व्स है वो बंद थी ताकि ब्लड वापस एट्रियम में ना चला जाए। अब दूसरा केस में क्या हुआ, सेमिलुनर वैल्व्स अभी ओपन हुई नहीं है कि वो आगे फ्लो कर पाए, तो सेमिलुनर वैल्व्स भी बंद है और एवी वैल्व्स भी बंद है, दोनों तरफ से प्रेशर आ रहा है। किसको आ रहा है, वेंट्रिकल्स को आ रहा है, वेंट्रिकल्स में भर भर के प्रेशर आ चुका है। तो जब उसके पास भर भर के प्रेशर आ चुका होता है उस टाइम पे जो उसका प्रेशर होता है, क्योंकि वहां वॉल्यूम उसकी सेम है, अभी चेंज नहीं हुआ कुछ भी, जितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड उसमें आया था उतना वॉल्यूम ऑफ ब्लड अभी भी उसके पास है, तो वो हो जाती है उसकी आइसोवॉल्यूमेट्रिक प्रेशर। उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोवॉल्यूमेट्रिक प्रेशर। इंपॉर्टेंट टर्म है, पूछ सकते हैं इस टाइम पे कौन सी वाल्व खुली है, कौन सी वाल्व बंद है, या दोनों ही बंद है या दोनों ही खुली है, तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों वाल्व इस टाइम पे बंद होती है, खुली कोई सी भी नहीं होती है। ठीक है, अब जैसे ही सेमिलुनर वैल्व्स को एक पर्टिकुलर प्रेशर मिलेगा, यानी कि ज्यादा प्रेशर जब मिलेगा नॉर्मल से, तो सेमिलुनर वैल्व्स आपकी ओपन अप हो जाएंगी। पर जब तक, जिस मोमेंट तक वो बंद थी और एक वैल्व भी बंद था, उस टाइम पे प्रेशर बहुत ज्यादा था वेंट्रिकल्स के अंदर, जिसकी वजह से हम उसको आइसोवॉल्यूमेट्रिक प्रेशर बोल रहे थे। नाउ बहुत ज्यादा, एक एक नॉर्मल लेवल से बोलते हैं ना कि थ्रेशोल्ड वैल्यू से थोड़ा सा ही ज्यादा जैसे मिले, थ्रेशोल्ड वैल्यू जैसे ही आएगी तो प्रोसेस विल कंटिन्यू। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सेमिलुनर वैल्व्स हैं जैसे ही उनको थोड़ा सा प्रेशर मिला, ओपन हो गई, ओपन हो जाएंगी, देन अगेन आइसोवॉल्यूमेट्रिक प्रेशर नहीं रहेगा, अब वो चेंज हो जाएगा। ये जो कंडीशन रहती है, यानी कि जो वॉल्यूमेट्रिक प्रेशर के दौरान, यानी कि जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान जो आइसोवॉल्यूमेट्रिक प्रेशर रह रहा है, या मैं सिंपली बोलूं जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, यानी कि वेंट्रिकल का जो कंट्रैक्शन हो रहा है, वेंट्रिकल का जो सिस्टोल हो रहा है, दैट इज फॉर दी 0.3 सेकेंड्स, दैट इज फॉर 0.3 सेकेंड्स। तो यहाँ पे हम एक साइड में छोटी सी चीज लिख लेते हैं, थोड़ा सा जूम इन करते हैं जस्ट सो दैट यू कैन सी इट प्रॉपर्ली। देखिए, हमें पता चल गया कि कार्डियक साइकिल जो है वो हमारी कितने समय के लिए रह रही है, इट इज फॉर 0.8 सेकेंड। ठीक है, अभी हमने अब तक जो भी किया, लेट्स जस्ट राइट इट डाउन। सबसे पहला आता है हमारा एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल जो हमने किया दैट वाज फॉर, हमारा था 0.1 सेकेंड के लिए, विच वाज एट्रिया का डीपोलराइजेशन। ठीक है, उसके बाद दूसरा एक टर्म आएगा आपके पास एट्रियल। अब एट्रियल जब सिस्टोल करा, पूछ सकते हैं मैम एट्रियल डायस्टोल भी तो करेगा ना, डायस्टोल भी तो करेगा, उसको हम कैलकुलेट करेंगे अभी। एट्रिया का डायस्टोल जो होता है दैट इज फॉर 0.7 सेकेंड। ये कैसे आया, लेट्स सी। अब आप खुद देखो यहाँ पे इन दिस डायग्राम, इफ यू सी इट, सिर्फ 0.1 सेकंड के लिए ही सिस्टोल कर रहा है, यानी कि सिर्फ 0.1 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो बाकी जितना भी टाइम बचेगा साइकिल का उन सब में वो क्या करेगा, रिलैक्स तो बैठा है, रिलैक्स ही बैठा है ना, तो 0.4 और 0.3 ऐड कर लो, 0.7 सेकंड आ जाएगा, विच इज योर एट्रियल डायस्टोल। कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट दोबारा से देखते हैं। अब एट्रियल डायस्टोल डन। तीसरा हमारे पास आता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल आपने पढ़ा था, अभी वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो था वो 0.3 सेकंड्स के लिए हो रहा था, अब 0.3 सेकंड के लिए हो रहा है, तो वेंट्रिकल का डायस्टोल कितना होगा, वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितना होगा, राइट। सो वेंट्रिकुलर डायस्टोल विल बी फॉर 0.5 सेकंड। ये कैसे आया, ये कैसे आया, वेंट्रिकल ने डायस्टोल करना है ना। अभी वेंट्रिकल क्या कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, वेंट्रिकल सिस्टोल वाज फॉर 0.3 सेकंड्स, तो बचा जितना टाइम वो सारा क्या कर रहा होगा, वो रिलैक्स कर रहा होगा, तो 0.4 और 0.1 को अगर आप ऐड कर दोगे तो 0.5 सेकंड्स।
दैट इज गोइंग टू बी योर वेंट्रिकुलर डायस्टोल। अब एक और टर्म आती है विच इज योर जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल वो होता है जिसमें सारे ही चैम्बर्स रिलैक्स कर रहे हैं इकट्ठे, सारे चारों के चारों चैम्बर्स क्या कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। तो जॉइंट डायस्टोल जो मेरा बनता है दैट इज फॉर 0.4 सेकेंड्स, दैट इज फॉर 0.4 सेकेंड्स, राइट। तो सारे के सारे जॉइंट डायस्टोल कब आएगा, जॉइंट डायस्टोल का मतलब ही क्या है, व्हेन ऑल चैम्बर्स आर रिलैक्सिंग, राइट। जब सारे चैम्बर्स क्या कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। बहुत सिंपल सी चीज है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिख सकते हो, वट एवर, राइट। दिस इज दिस वन। ओके बच्चे देखो, अब हमने अब तक क्या क्या कवर करा, हमने कवर करा वेंट्रिकुलर सिस्टोल भी पढ़ लिया और हमने एट्रियल सिस्टोल भी पढ़ लिया, राइट। तो हम दो फेजेस जो है पूरे अच्छे तरीके से कवर कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल जैसे कि मैंने आपको बताया, जब सारे चैम्बर्स क्लोज रहते हैं 0.4 सेकंड के लिए जो है ये रहता है, और सेमील्यूनर वैल्व्स यहाँ पे क्लोज होंगी। सेमील्यूनर वैल्व्स जब यहाँ पे क्लोज होंगी तो कौन सा साउंड प्रोड्यूस करेंगी, वो डब, DUPP, राइट। अब यहाँ पे ध्यान से आप देखिए, AV वैल्व्स ओपन हो जाएंगे वापस से, hence ventricles are getting filled, ventricles अभी fill हो रहे हैं, ventricles are getting filled, that means they are relaxed, सारे चैम्बर्स अभी रिलैक्स्ड है, nothing is happening। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि मैक्सिमम फिलिंग जो होती है ना वेंट्रिकल्स की, वो जॉइंट डायस्टोल के दौरान ही हो जाती है, यानी कि 70% फिलिंग जो है जॉइंट वेंट्रिकल्स की, वो जॉइंट डायस्टोल के दौरान ही हो जाएगी। बची जो 30% होती है वो एट्रियल सिस्टोल के दौरान होती है, यानी कि जब एट्रियल सिस्टोल कर रहा था तो ब्लड को ट्रांसफर कर रहा था वेंट्रिकल्स में, उस टाइम पे कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड जा रहा है ventricles में, that is only 30% of the total volume of the blood which ventricle is going to have, right। और joint diastole के अंदर which is for quite a long period of time as compared to the atrial systole, तो वहां पे 70% ब्लड जो है वेंट्रिकल्स के अंदर जो है चला जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। एंड लेट्स जस्ट ओके, अब क्विकली वी विल सी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ने कार्डियक साइकिल को किस तरीके से दिया है, और अब इसको आप और अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। सो लेट मी जस्ट समराइज इट फॉर यू। सबसे पहले कार्डियक साइकिल में क्या ध्यान में रखना है कि जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है हार्ट की इन वन हार्ट बीट, दैट इज कार्डियक साइकिल, दैट्स इट। 72 हार्ट बीट्स होती है 1 मिनट के अंदर, जिसको हमने कैलकुलेट करा तो 0.8 सेकेंड कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन है, जिसमें से 3 फेजेस होते हैं। एट्रियल डिपोलराइज करता है यानी कि एट्रिया सिस्टोल करता है, वेंट्रिकल डिपोलराइज करता है यानी कि वेंट्रिकल सिस्टोल करता है, और फिर जॉइंट डायस्टोल होता है, ठीक है। तो जब एट्रिया सिस्टोल करता है 0.1 सेकेंड, जब ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में जा रहा है। वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहा है जब आपका ब्लड जो है उस टाइम पे AV वाल्व्स आपकी बंद रहती हैं और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को आयोटा के थ्रू बॉडी में और पल्मोनरी आर्टरी की तो लंग्स में भेज रहे हैं। जॉइंट डायस्टोल होता है, जॉइंट डायस्टोल के दौरान क्या होता है, वेंट्रिकल्स की सबसे ज्यादा फीलिंग होती है विच इज 70%। उस टाइम पे आप बताओगे कि चारों चैम्बर्स आपके रिलैक्स्ड होते हैं एंड द ड्यूरेशन इज 0.4 सेकंड्स, दैट्स इट, ठीक है। अभी आपने इतना ही करा है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपने ड्यूरेशन भी देखी कि एट्रियल सिस्टोल कितना होता है, एट्रियल डायस्टोल कितना होता है, फिर वेंट्रिकल सिस्टोल कितना होता है, वेंट्रिकल डायस्टोल कितना होता है, एंड देन ओवरऑल जॉइंट डायस्टोल कितनी देर का रहता है। सिंपल, ठीक है, याद रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व्स ओपन होते हैं तो जो ब्लड होगा पल्मोनरी वेन्स एंड वेना कावा से, इट विल फ्लो इनटू द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल रिस्पेक्टिवली। ऑब्वियसली पल्मोनरी वेन्स कहाँ लेके जाएंगी, लेफ्ट वेंट्रिकल में लेके जाएंगी, और जो वेना कावा है वो राइट वेंट्रिकल में ब्लड को लेके जाएंगी टू द लेफ्ट एंड राइट एट्रिया। सेमिलुनर वेल्व्स आर क्लोज्ड एट दिस स्टेज। अब यहाँ पे सेमिलुनर वेल्व्स बंद हैं, खुली हुई नहीं है, बंद है, क्योंकि ये भी वेल्व्स खुली हुई है तो ऐसे सेमिलुनर वेल्व्स तो बंद होंगी, SL वेल्व्स बंद होंगी। अब आता है साइनोएट्रियल नोड विच इज द पेसमेकर ऑफ द हार्ट। तो साइनोएट्रियल नोड जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, अपना एक मैसेज ट्रांसफर करवाएगा, यानी कि कार्डियक इंपल्स को डिस्चार्ज करेगा जब, ठीक है, तब जाके एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू होगा। इट विल स्टिमुलेट्स बोथ द एट्रियाज कि वो साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन करवाएं, विच इज एट्रियल सिस्टोल। तो पहला जो स्टेप एनसीडी ने एग्जैक्टली मेंशन कर दिया है, दैट इज जब ऐसे नोड आपकी कॉन्ट्रैक्ट करती है, सॉरी ऐसे नोड जब आपका कार्डियक इंपल्स ट्रांसफर करती है यानी कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट करती है, स्टिमुलेशन देती है आर्टरिया को, तब जाके वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। दिस इंक्रीजेस द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स बाय अबाउट 30%। सेम चीज ये हम कर चुके हैं। अनदर क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, अब जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुई है वो कहाँ जाएगी, वो वेंट्रिकल्स के पास जाएगी, किसके थ्रू जाएगी। देखो आपको पता है कि जो फ्लो है इम्पल्स का, ऐसे नोड, देन आपके पास कौन सी नोड आती है, AV नोड, AV बंडल, ये पढ़ते हैं हम, ठीक है, एंड देन पुरकिंजे फाइबर्स, राइट। तो बेसिक वेंट्रिकुलर साइड पे जा रहा है बाय AV नोड एंड द AV बंडल, फ्रॉम वेयर द बंडल ऑफ हिज ट्रांसमिट इट थ्रू द एंटायर वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर। बंडल ऑफ हिज के थ्रू वो पूरा वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में ट्रांसफर हो जाएगा। ये तरीके से बनाते हैं हम।
राइट, यही होता है ना हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर। इसी तरीके से फिर ट्रैवल, राइट, एंड देन यहाँ पे आपकी फाइबर्स आ जाएंगी, यहाँ की तो ट्रांसफर जाएगा एंड देन इट विल ट्रांसफर थ्रू हेयर एंड हेयर। Okay, so we were talking about the travel of impulse through SA node, AV bundle, and then musculature में ventricles की musculature में it will travel through the हमारा Purkinje fibers and bundle of this, right? हमने यही किया था। Then this causes the ventricular muscles to contract, ventricular systole जिसको बोल रहे हैं, the atria इस टाइम पे atria का diastole हो रहा है, जब ventricle contract कर रहा है उस टाइम पे atria diastole कर रहा है, ये हमें पता ही है ना, ये हमने डिस्कस कर ही लिया। कॉन्साइड यानी कि जो atria का diastole है वो ventricle के systole के साथ कॉन्साइड कर रहा है, तो वी कैन से कि जो ventricle systole कर रहा है उस टाइम atria diastole कर रहा है, सेम थिंग। नाउ वेंट्रिकल सिस्टोल होने से होगा क्या कि जो वेंट्रिकल का प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, जो वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ जाएगा तो आपकी जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व्स थी ना वो बंद हो जाएंगी, वो बंद हो जाएंगी ड्यू टू अटेम्प्टेड बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनटू द एट्रिया, ताकि ब्लड वापस एट्रिया में ना चला जाए, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। एज दी वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीजेस फर्दर, और जब बढ़ जाएगा प्रेशर वेंट्रिकल्स के अंदर का, तो सेमिल्यूनर वाल्व्स जो कि पल्मनरी आर्टरी को गाइड कर रही है ऑन द राइट साइड एंड आयोटा को गाइड कर रही है ऑन द लेफ्ट साइड, ये दोनों भी फोर्सफुली ओपन अप हो जाएंगे, ठीक है, अलाउइंग द ब्लड इन द वेंट्रिकल्स टू फ्लो, ताकि ब्लड जो है वेंट्रिकल्स में फ्लो करे थ्रू दीज वेसल्स इनटू द सर्कुलेटरी पाथवे। तो बेसिकली वेंट्रिकल से ब्लड अब कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में और आपके आयोटा में, आयोटा से जाएगा बॉडी पार्ट्स के अंदर, पल्मोनरी आर्टरी से जाएगा वो लंग्स के, ठीक है। देन अब वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेंगे, वेंट्रिकल्स का डायस्टोल आया एंड द वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल्स काजिंग द क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वाल्व्स व्हिच विल प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स, ताकि वापस ब्लड फिर से वेंट्रिकल्स में ना चला जाए, तो वो सेमिलुनर वाल्व्स भी बंद हो जाएंगे। यहाँ तक की कहानी खत्म हो। अब वेंट्रिकल का प्रेशर जब और ज्यादा गिर जाता है और कम हो गया, वापस से साइकिल्स रिपीट, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व फिर से ओपन हो जाएंगे, यहाँ पे pushed open by the pressure in the atria exerted by the blood which was being emptied into them by the veins ने आगे ब्लड एम्प्टी किया था एट्रिया के अंदर, अब वो फिर से ब्लड को वापस वेंट्रिकल्स में पहुंचाना चाहते हैं, तो वेंट्रिकल्स में जैसे ही प्रेशर पहले कम हो गया था क्योंकि अब ब्लड वापस लंग्स में और बॉडी पार्ट्स में चला गया, तो फिर से ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड ओपन अप हो जाएंगे। नाउ ब्लड इज नाउ अगेन मूव फ्रीली टू द वेंट्रिकल, सेम थिंग। Ventricles and atria now are again in a relaxed, that means joint diastole state as earlier. Soon the SA node क्या करेगा, वो एक action potential generate करेगा और events जितने सारे वो repeat होंगे continuously, they will occur। ये जो sequential event आप देख रहे हो, contraction contraction relaxation cyclical events जो आपने सारे देखे हैं, इसी को हम cardiac cycle बोलते हैं। इसमें systole होता है, diastole होता है, दोनों ही atria का, दोनों ही ventricle, ये सब हम चीजें डिस्कस कर चुके हैं। आई एम जस्ट लेटिंग यू नो कि एनसीईआरटी के से कुछ भी और चीज हमारी मिस नहीं हुई है। 72 टाइम्स हार्ट बीट करता है 1 मिनट के अंदर, दैट इज कितनी सारी कार्डियक साइकिल हो रही है आपकी। तो यहाँ से हमने ड्यूरेशन निकाली थी 0.8 सेकेंड्स। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज की जब कार्डियक साइकिल होती है, हर एक वेंट्रिकल पंप्स आउट 70 ml ऑफ ब्लड विच इज कॉल्ड द स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। तो जब कार्डियक साइकिल होती है तो वेंट्रिकल कितना अमाउंट ऑफ ब्लड पंप आउट करते हैं, तो वो 70 ml का ब्लड पंप आउट करते हैं। जब वो कंट्रैक्ट करते हैं दैट इज नोन एज स्ट्रोक वॉल्यूम। इस पे क्वेश्चन बिल्कुल 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 पूछा जाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम बताओ क्या होता है, कहाँ से निकल कर आती है। स्ट्रोक वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ ब्लड प्रोड्यूस्ड बाय द वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन व्हिच इज 70 ml। अब जब आप स्ट्रोक वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करते हैं बाय योर हार्ट रेट व्हिच इज द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स इन पर मिनट, इट गिव्स यू द कार्डियक आउटपुट, ठीक है। ये हमने पहले क्लास में डिस्कस किया हुआ है वैसे। Therefore, the cardiac output can be defined as the volume of blood pumped out by each ventricle per minute, यानी कि 1 मिनट में वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप आउट कर रहा है, वो उसका कार्डियक आउटपुट होता है। तो आप ध्यान से अगर देखो यहाँ पे स्ट्रोक वॉल्यूम आ गई 70 ml और हार्ट बीट्स कितनी होती है 1 मिनट में 72, तो अराउंड अराउंड करके आपका ये 5000 ml या जिसको हम 5 लीटर्स भी बोल सकते हैं, इतना ब्लड जो है पंप हो रहा होता है एक हेल्दी इंडिविजुअल। तो बॉडी के पास एबिलिटी है इस स्ट्रोक वॉल्यूम को ऑल्टर करने की डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट, तो कार्डियक आउटपुट भी चेंज हो जाएगा, है ना। तो जो एथलीट्स होते हैं उनका कार्डियक आउटपुट बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द ऑर्डिनरी मैन, क्योंकि उनकी एक्टिविटी ज्यादा है, उनको ज्यादा भागना है, उनको ज्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है, तो ब्लड का फ्लो भी ज्यादा चाहिए। फिर आपने पढ़ा हुआ है कि दो प्रोमिनेंट साउंड्स हमने पढ़े, एनसीईआरटी ने भी वही दे रखे हैं, स्टेथोस्कोप की हेल्प से। कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, स्टेथोस्कोप, जो सब डॉक्टर लगाते हैं, सबका सपना है कि हम वो लेके घूमे, अच्छे डॉक्टर बने, राइट। द फर्स्ट हार्ट साउंड इज लब which is associated with closure of tricuspid and bicuspid valves, whereas जो second heart sound होता है dub, which is the closure of semilunar valves। longer duration का कौन होता है लब, shorter duration का कौन होता है dub। ये दोनों ही साउंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के रिस्पेक्ट में,
which I'm going to explain in detail with you all in the next class. Okay? Yeah. So now we will just relate this another quick topic, that is ECG. So cardiac cycle अगर आपको चीजें समझ में आ गई, so you can relate it with the ECG. ठीक है, अभी हम डिसऑर्डर्स के बारे में बहुत डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं, बट यस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट. ECG इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और एक और टर्म आती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. ठीक है, तो क्या फर्क है दोनों में? देखिए, सबसे पहले ECG और EKG भी बोलते हैं इसको. ये कंपोजिट रिकॉर्ड है ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स जो आपकी हार्ट मसल्स ने प्रोड्यूस करी हैं हर एक हार्ट बीट के दौरान. बिना इम्पल्स के आए तो आर्टरी ने कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं किया था. वो इम्पल्स कहाँ से आई थी? एसए नोड से आई थी. तो किस किस तरीके से हार्ट मसल फाइबर्स ने एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करवा रखा है, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन इज गिवन थ्रू इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, विच इज द ग्राफ. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है वो आपकी मशीन होती है जिससे हम ये सब चीजें कैलकुलेट करते हैं. क्या क्या चाहिए होता है, हम क्या बता रहे हैं? सबसे पहले इलेक्ट्रोड्स होती हैं जो आपकी बॉडी में लगाई जाती हैं, आपके लेफ्ट रिस्ट में, राइट रिस्ट में और आपके लेफ्ट एंकल में लगाई जाती हैं इन अ ट्रायंगुलर फॉर्म, ताकि वो मैक्सिमम जो उनका कनेक्शन आपके हार्ट के साथ क्लोजर में आए, है ना, और इजीली आप हार्ट मसल्स के एक्शन पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकें या फिर उनको मेजर कर सकें. तो जैसे ही एक्शन पोटेंशियल प्रोपोगेट करेंगी आपके हार्ट के थ्रू, दे विल जनरेट इलेक्ट्रिकल करंट्स. ऑब्वियसली जैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगी तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा ना बॉडी के अंदर, जिसको हम डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं? बॉडी के सरफेस पे हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज लीड्स, विद द हेल्प ऑफ दीज इलेक्ट्रोड्स, जिसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोल रहे हैं. इट कैन बी डिटेक्टेड एट द सरफेस ऑफ द बॉडी. राइट नाउ इसको दिया किसने था? इस पे क्वेश्चन आ जाता है. इंथोवेन ने जो है इसको दिया था. इन इलेक्ट्रोड्स के बारे में उन्होंने बताया था. अब ध्यान से अगर लोकेशन ऑफ लीड देखो, देखो आर्म्स एंड लेग्स में लगाई जाती है. ये लीड 1 है, लीड 2, लीड 3. सो लीड 1 कनेक्टेड टू देयर राइट रिस्ट, लेफ्ट रिस्ट, एंड देन आपका यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल से ये कनेक्टेड रहेगा. लेफ्ट रिस्ट ऑफ द एंकल से भी कनेक्टेड रहेगा. राइट, तो कंफ्यूज नहीं करना है. 3 जगहों से इन्होंने क्या कर रखा है? इसको कनेक्ट कर रखा है. तो ट्रायंगुलर रीजन बन रहा है. राइट ना, इफ यू सी यहाँ पे इन्होंने क्या दिखा रखा है? फ्लो ऑफ एक्शन पोटेंशियल थ्रू दी ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के थ्रू, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के थ्रू इन्होंने अपना फ्लो ऑफ एक्शन पोटेंशियल दिखा रखा है बाय दी हार्ट मसल फाइबर्स. राइट, तो 3 लीड्स लगाई जाती हैं, लेफ्ट रिस्ट पे, राइट रिस्ट पे और आपके लेफ्ट एंकल. चेस्ट लीड्स भी होती हैं डेफिनेटली. ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन क्या है स्टैंडर्ड ECG का. डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे हम स्टैंडर्ड ECG का. सो इफ यू सी हियर, दिस इज फर्स्ट वेव जो आपको दिखाई देती है, दैट इज योर P वेव. दैट इज योर P वेव. या दिस इज योर P वेव. अब जो P वेव है ये क्या रिप्रेजेंट करती है? ये रिप्रेजेंट करती है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया को. ठीक है, कि एट्रिया का डीपोलराइजेशन जब होगा, यानी कि जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है तब P वेव जनरेट होगी, विच इवेंचुअली मीन्स, जिसका मतलब क्या है कि सिस्टोल हो रहा है एट्रिया का. है ना, सेम चीज लिख दी मैम ने यहाँ पे कि P वेव का जो डीपोलराइजेशन है वो सिस्टोल ऑफ एट्रिया को रिप्रेजेंट कर रहा है. देन इफ यू सी हेयर, सेकंड जो हमारे पास वेव आती है, ये हमने कर लिया. सेकंड वेव जो हमारे पास आती है वो आती है Q, देन R, एंड देन आपके पास आती है S वेव. QRS कॉम्प्लेक्स जिसको हम बोलते हैं. QRS कॉम्प्लेक्स जो है ये आपका रिप्रेजेंट करता है किसको? ये रिप्रेजेंट करता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स. ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स को रिप्रेजेंट करेगा. तो डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स का मतलब ही क्या है? कि कॉन्ट्रैक्शन हो रही है वेंट्रिकल्स की, यानी कि वेंट्रिकल्स सिस्टोल कर रहे हैं. अब वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन तब तक होगा जब तक टी वेव हमारी एंड नहीं हो जाती. टी वेव के एंडिंग होने तक में भी वेंट्रिकल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. राइट, एंड देन व्हेन यू सी द टी वेव इवेंचुअली क्या दिखाता है? रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स को ये शो कर रहा होता. अब इसको हम एक एक करके देखेंगे. अब आप ध्यान से अगर देखो ना, पी वेव, QRS कॉम्प्लेक्स और टी वेव, ये 3 चीजें हमें दिख रही है. अगर किसी की ECG में ये ग्राफ नॉर्मल से कुछ और आ जाए, टी वेव फ्लैट हो गई है, पी वेव का नंबर बढ़ गया है, कुछ भी ऐसा हो जाता है, तो वी कैन आइडेंटिफाई द डिफरेंट नंबर ऑफ डिसीजेस विद द हेल्प ऑफ द ECG ग्राफ. ठीक है, ECG के ग्राफ की हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि क्या कोई डिसऑर्डर हार्ट से रिलेटेड हो सकता है, पड़ सकते हैं. तो अगर ध्यान से देखो, यहाँ पे P वेव दिख रही है, यहाँ Q वेव शुरू हो रही है. इन दोनों के बीच का जो ये टाइम है इसको हमें PQ इंटरवल बोलते हैं. ठीक है, जहां से Q वेव शुरू हो रही है और जहां से T वेव खत्म हो रही है उसको मैं QT इंटरवल बोलूँ. इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. अब एक सिंपल सा डायग्राम देखो, ये रहा.
ईसीजी एक रिकॉर्डिंग है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की जो कि हार्ट बीट को शुरुआत करता है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने दिखा रखा है, जो ब्लू है दैट इज रिप्रेजेंटिंग योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, एंड जो ये येलो रीजन है दैट इज रिप्रेजेंटिंग योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि अगर आप ध्यान से देखो, आर के बाद की जितना भी टाइम है यहाँ तक का सारा क्या है आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट का। तो यानी कि क्यू आर और एस, जितने ज्यादा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्सेस मुझे मिलते जाएंगे, मुझे पता चलता जाएगा कि वेंट्रिकल कितना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। जितनी बार वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है वो एक इम्पल्स देता है, एक पल्स जनरेट करता है ना। तो आई कैन से, मैं बोल सकती हूँ कि नंबर ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्सेस आई फाउंड इन द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम विल शो मी द नंबर ऑफ पल्सेस द ह्यूमन इज हैविंग, है ना, ये हम बोल सकते हैं। तो अरे कर्सर कहाँ गया, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी ऐसा। तो वी कैन सी हेयर दिस इज पी वेव, राइट। ये हमारा पी क्यू इंटरवल हो गया, इस बारे में हम बात कर चुके हैं। क्यू शुरू हुआ, आर एस कॉम्प्लेक्स। अगर आप एस और टी की इनिशिएशन में देखो, ये एस टी सेगमेंट है। देन इफ यू सी द क्यू इनिशिएशन एंड द टी का एंडिंग, दैट इज मेकिंग अ क्यू टी इंटरवल, ठीक है। तो जितना भी येलो रीजन दिख रहा है आपको यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज ऑल रिप्रेजेंटिंग योर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। वेंट्रिकल का सिस्टोल हो रहा है, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। वहीं अगर आप आगे चले जाओगे तो वो रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकल के रीपोलराइजेशन, ठीक है। So let's just quickly write this thing. ये शॉर्ट शॉर्ट में हम इसको जो है लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे। तो पी वेव हो गया आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, है ना। पी वेव हो गया आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद हमने किया क्यू आर एस। पहले हम टी वेव लिख लेते हैं, ये हो गया वेंट्रिकल ventricular, it is going to be your ventricular repolarization, right। वेंट्रिकल्स रिपोलराइज करेंगे, ठीक है। पहले क्या कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट, पर टी वेव में वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, पर्टिकुलर इंटरवल तक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसकी हेल्प से हमें पता चल रहा है। ओके, नेक्स्ट। अब जब आप टी वेव देखो, टी वेव डोम शेप का आता है ना। टी वेव जो आता है ये डोम शेप का आता है, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका अपवर्ड डिफ्लेक्शन है। तो मैं इसके पॉइंट्स फॉर्म में लिख रही हूँ अभी। डोम शेप है, अपवर्ड डिफ्लेक्शन है, ठीक है। डोम शेप है, अपवर्ड डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, और क्या शो कर रहा है, अब ये इंडिकेट कर रहा है वेंट्रिकल के रिपोलराइजेशन को, ये भी हमने लिख लिया, राइट। और स्मॉलर एंड वाइडर देन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बिकॉज रिपोलराइजेशन अकर मोर स्लोली देन डीपोलराइजेशन। अगर आप ध्यान से देखो, ये ज्यादा चौड़ा है, यानी कि ये ब्रॉड है, इट इज ब्रॉडर। ब्रॉडर का रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि जब टी वेव ज्यादा चौड़ी है, वाइडर है क्यूआरएस के कंपैरिजन में भी, पी के कंपैरिजन में भी, विच इज रिप्रेजेंटिंग की जो रिपोलराइजेशन हो रही है वो ज्यादा धीरे होती है एज कम्पेयर टू डीपोलराइजेशन, यानी कि जो रिलैक्सेशन है वो स्लोली होगा एज कम्पेयर टू द कॉन्ट्रैक्शन। बड़ा सिंपल सी बात है, आप ये ध्यान रखो, डीपोलराइजेशन कॉन्ट्रैक्शन है, रिपोलराइजेशन रिलैक्सेशन है, जैसे सिस्टोल और डायस्टोल था। तो जब रिपोलराइजेशन होगी वेंट्रिकल्स की, तो इट इज स्लोअर एज कम्पेयर टू दी वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन, इसलिए टी वेव जो है वो थोड़ी सी हमें ब्रॉडर दिखाई देती है, ठीक है। इसलिए वो स्लोली स्लोली अपना ये वर्कआउट करेगा। पीवेव हम कर चुके हैं, एट्रिया का डिपोलराइजेशन होता है, और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस भी आपने कर लिया जहाँ पे वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन होता है, राइट। ओके, तो इसमें अभी जो हमारा पार्ट रह गया है वो रह गया है खाली आपका, और हम एनसीईआरटी को भी एक तरीके से कवर कर ही लेते हैं। लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन। यस, सो वी हैव ऑलमोस्ट कवर सो मेनी थिंग्स, राइट। अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस प्रैक्टिस। along with that I am going to talk about the different disorders associated with the problems if you see in the ECG or the cardiac cycle, right। तो जो भी प्रॉब्लम कार्डियक साइकिल में आएगी वो हमें ईसीजी के थ्रू ही पता चलेगी। तो उससे रिलेटेड कितने डिसऑर्डर्स हो सकते हैं ह्यूमन के अंदर, वो भी हम बात करेंगे इन द अपकमिंग वीडियो। ओके, सो आई होप एवरीथिंग वाज क्लियर, एंड आई एम गोइंग टू मीट यू सून इन द नेक्स्ट क्लास with the practice questions and the disorders in detail. Thank you so much. Take care. Have a good day.